Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 नवंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड किया था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग इस द हिंदू के वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं, बाकी सारे सोर्सेज को भी इंक्लूड करके करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये सारी बातें कल मैंने आपको बताई थी, उसमें ये बात भी बताई थी कि लाइव सेशंस को हम लोग कंडक्ट करेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्पीड करके सुना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई होगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने सोचा था कि लाइव सेशन जो है वो आज से स्टार्ट होगा, यानी कि वेडनेसडे से। ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि वो सेशन कल से स्टार्ट होगा, यानी कि थर्सडे से। तो कल से हम लोग मॉर्निंग में सुबह 6 बजे के आसपास या 6:15 तक हो सकता है हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अपने द हिंदू को मॉर्निंग में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो जो द हिंदू का वीडियो है ना, वो द हिंदू का ही नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस के भी मिलेंगे। मतलब सारा का सारा कंटेंट ऐसा होगा जो कि आपको केवल और केवल एग्जामिनेशन के अंदर ही हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, जाकर आप लोग प्लीज़ चैनल पर इस वाले वीडियो को एक बार देख लेना। ना वो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नाइल रिवर को। नाइल रिवर न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये अलायंस है इसके अंदर आपको जितने भी मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो सब यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स भी हैं। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 या फिर ऑप्शन डी नीदर 1 नर 2। तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ के अंदर, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर भी आंसर नहीं मिला, वैसे मिल जाएगा, डोंट वरी, वीडियो के लास्ट में भी मैं आपके साथ में इसका आंसर डिस्कस करूँगा। चलो फिर दोस्तों आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो ये वाला आर्टिकल है इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, देखो आपको पता होगा जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। इसके बारे में बहुत लंबे समय से डिस्कशन चल रहा है। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एक अप्रूवल चाहिए था। क्या अप्रूवल चाहिए था कि देखो अब ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रेट निकोबार वाला रीजन है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा जंगल वाला एरिया है, पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है। तो जब अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, आपको एयरपोर्ट बनाना है या और ट्रांसशिपमेंट्स बनाने हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन पेड़ पौधों को हटाना पड़ेगा। तो उसी फॉरेस्ट डाइवर्जन के लिए आप कह सकते हो कि जो एसेंट है, जो अप्रूवल है, वो निकोबार प्रोजेक्ट को मिल चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जंगल है, उसको यहाँ पर हटाया जाएगा। आप कह सकते हो कि उसको यहाँ पर साफ करा जाएगा, देन उसके बाद में वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बोला ये भी जा रहा है आर्टिकल के अंदर कि लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा जो पेड़ हैं वो काटे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ये यहाँ पर सरकार का एक एस्टिमेशन है, एक अंदाज़ा है। अगर प्रोजेक्ट और बढ़ता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ज़्यादा वहाँ पर पेड़ काटे जाएँ।
ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन मैंने आपको बताया कि कितने बड़े किलोमीटर वाले एरिया में जो फॉरेस्ट एरिया है उसका डाइवर्जन किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे निकोबार प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर 72,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई जा रही हैं, तो इस प्रोजेक्ट में देखो हम लोग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया, जो हमारा बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, पावर प्लांट है और ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, मॉल्स हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर हम लोग डेवलप करने वाले हैं। और जितना भी ये प्रोजेक्ट लगेगा, जो भी यहाँ पर डेवलप होगा, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है ANIIDCO, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये पर्टिकुलर बॉडी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली है। क्लियर हो गया। नाउ ये जो एरिया है ना, ये अपने आप में एक ऐसा एरिया है जो कि आप कह सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। इस एरिया के अंदर बताया गया 15% तक 15% के आसपास आपको एक बहुत ज़्यादा घना जंगल देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। मतलब ग्रेट निकोबार के जंगल तो बहुत बड़े एरिया में 900 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए हैं, उसका 15% का एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर में आ रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा फॉरेस्ट डाइवर्जन अभी के टाइम पर होने वाला है। और आने वाले समय पर इसके ऊपर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी पब्लिश हो सकते हैं। तो आपको ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो न्यूज़ है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसी सिमिलर आर्टिकल को पेज नंबर 10 पर भी कंटिन्यू किया गया है, लेकिन कहानी बस इतनी ही सी थी, ये आपने समझ लिया। लेकिन क्या सवाल यहाँ से बन सकता है, प्रोजेक्ट लग रहा है कहाँ पे, निकोबार में, ऐसा सवाल बनेगा? मुश्किल है। लेकिन अब आपको पढ़ना क्या होगा, इसका बैकग्राउंड पढ़ना होगा। बैकग्राउंड से आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। वो कैसे, आओ मैं आपको वो समझाता हूँ। नाउ पहली बार तो आप लोग यहाँ पर इस मैप को देखो, तो ये आपको महान भारत देखने को मिलेगा। इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जब अपन जूम करेंगे तो आपको नीचे देखो, ऊपर तो अंडमान आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। अभी एक सेकेंड को, पहले तो इस वाले पोर्शन को देखो। यहाँ पर एक पोर्शन ये दिख रहा होगा और एक पोर्शन नीचे दिख रहा होगा। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है अंडमान आइलैंड्स, जो नीचे वाले पोर्शन है वो है निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। ऊपर वाले अंडमान हो गए, नीचे वाले निकोबार हो गए। अब ये जो निकोबार आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल सदर्न साइड में जाओ, बिल्कुल निचले हिस्से पर जाओ, यहाँ पर आपको ग्रेट निकोबार दिख रहा होगा, ठीक है ना। कहाँ पर, ये रहा ग्रेट निकोबार। तो इसी पर्टिकुलर रीजन में ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैंने आपको बताया कि मतलब ये स्टार्ट किया गया, मतलब इसमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करने वाले हैं, पावर प्लांट वगैरह डेवलप करने वाले हैं। इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ANIIDCO, जो इसके अंडर में ये प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। लेकिन हुआ क्या, इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, है ना, जो पर्यावरण के ऊपर स्टडी करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना कंसर्न भी दिखाया है, अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं। वो चिंताएं क्या हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो प्रोजेक्ट लग रहा है, फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेट निकोबार वाले रीजन में लग रहा है। आपने मैप में उस रीजन को देख लिया। अब बात करते हैं जो ग्रेट निकोबार है ना, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की। जैसे कि जो भी हमारे निकोबार आइलैंड्स हैं, निकोबार आइलैंड्स का जो आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का जो पूरा ग्रुप है ना, ढेर सारे आइलैंड्स थे, उसमें बिल्कुल सदर्न साइड में निचले हिस्से में आपको ये ग्रेट निकोबार देखने को मिल जाता है। ग्रेट निकोबार में बहुत सारे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा घना है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो नज़र आते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 680 प्रजातियाँ, 650 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जानवरों की, प्लांट्स की, तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही बहुत सारे पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है ट्राइब्स का, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, क्या वो भी पाए जाते हैं? हाँ, देखो जो शोम्पन ट्राइब होती है ना, वो शोम्पन ट्राइब भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मंगोलॉइड ट्राइब है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर होता यह है कि अभी के टाइम पर ये लोग काफ़ी शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है कि जो सुनामी आई थी साल 2004 में, इसकी वजह से वेस्टर्न कोट्स पर
जो सेटलमेंट है वो पूरा बिगड़ गया था 2004 पे जब सुनामी आई थी, हालात ख़राब हो गए थे। तो उस समय पर जो ये ट्राइब्स रहा करती थी उस वेस्ट कोस्ट वाले रीजन में, वो सब वहाँ से हट गई थी। उन सबको रिलोकेट कर दिया गया है एफ्रा बे में, यानी कि नॉर्थ कोस्ट में, और कैंपल बे में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी के समय पर वहाँ पर नहीं, अभी के समय पर वेस्ट कोस्ट पे नहीं देखने को मिलती हैं। सुनामी के बाद में इनको एफ्रा बे और कैंपल पर शिफ्ट कर दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। वैसे जो मेजर ट्राइब है शोम्पन ट्राइब, उसके बाद में यहाँ पर मंगोलॉइड ट्राइब और जैसे ओंगे ट्राइब हो गया, ये सारी ट्राइब्स यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर ही पाई जाती हैं, और इसको लेकर पहले यूपीएससी ने सवाल भी करे हैं, ठीक है ना। बाकी काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना कंसर्न दिखाया, अपनी चिंता व्यक्त करी है इस प्रोजेक्ट को लेकर। क्या चिंता व्यक्त करी है? उन्होंने ये बोला कि चलो आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसकी वजह से जो भी यहाँ पे एनिमल्स हैं, टर्टल्स हैं, मेगापॉड हैं, उन सबको यहाँ पे बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो पूरा आइलैंड आपको दिख रहा है, इस आइलैंड का 81.74% जो है वो नेशनल पार्क, रिजर्व्स और फॉरेस्ट से कवर हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये एरिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट की वजह से डायरेक्टली यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरे पेड़ हटाने पड़ेंगे तो उससे इम्पैक्ट तो नेगेटिवली पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद में जो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जंगलों के अंदर ट्राइब्स रहती हैं, ओंगे ट्राइब है, उनको हटाना पड़ेगा, ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो जो ओंगे ट्राइब हैं ये यहाँ पर आप देख पाओगे अंडमान आइलैंड्स में पाई जाने वाली ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, तो क्या सवाल यहाँ से बनने के चांसेस हैं? हाँ, देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यूपीएससी ने साल 2004 में एक प्रश्न पूछा था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू द पीपल ऑफ ओंगे ट्राइब लिव? ओंगे ट्राइब कहाँ पर रहती है इन चारों यूनियन टेरिटरीज में से? तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। फिर उसके बाद में देखो साल 2009 में फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते रहे हैं। साल 2009 में जो क्वेश्चन था वो बेसिकली शोम्पन ट्राइब को लेकर था, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी प्लेस में शोम्पन ट्राइब पाई जाती है, तो अगेन ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, निकोबार आइलैंड्स पर पाई जाती है। तो आपने ये वाला सवाल भी देखा। फिर जैसे शोम्पन ट्राइब जो है ना, मंगोलॉइड ट्राइब के में जैसे मंगोलॉइड ट्राइब के अंदर दो ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, उसके अंदर में शोम्पन ट्राइब भी उसमें से एक है, ठीक है ना। तो शोम्पन ट्राइब इज़ वन ऑफ 2 मंगोलॉइड ट्राइब जो कि निकोबार आइलैंड के अंदर पाई जाती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बन गए। और आपको पता होगा ट्राइब को लेकर बीच बीच में काफ़ी सारे सवाल आए, है ना, उनके शेड्यूल से संबंधित, या फिर 2021 में बात करें तो हाल भी हुई को लेकर एक आर्टिकल आया था, एक प्रश्न आया था, आपको याद होगा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे डिटेल से पढ़ लेनी है। चलो फिर आगे आता है उसके बाद अगले आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप प्रेस कर दो। 5K प्लस लाइक का एक छोटा सा टारगेट रखा गया है जिसको आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे, और जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। जैसे आपसे स्टार्टिंग में मैप को लेकर सवाल पूछा गया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपसे पूछा लोकेशन को लेकर, तो उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। आगे आते हैं धनुष का दोस्तों, सेकंड आर्टिकल जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे इसको भी, ठीक है ना। खासकर कंजर्वेशन का टॉपिक है, वहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है। तो हुआ क्या, तमिलनाडु के अंदर जो क्रैब होता है ना, इसकी एक नई प्रजाति पाई गई है जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रही होगी। ये जो नई स्पीशी दिख रही है क्रैब की, इसका नाम है स्यूडोहेलिस एनामलाई, ठीक है ना। तो ये इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि आपसे प्रश्न बन सकता है। ऐसे सवाल बनते हैं? हाँ बिल्कुल बनते हैं, और भी आपको बताऊंगा। तो ये कहाँ पे पाई गई है? वेलार रिवर के पास में। वेलार रिवर के पास में, वेलार रिवर के पास में कौन से एरिया में? कडलोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो तमिलनाडु के अंदर कडलोर डिस्ट्रिक्ट में वेलार नदी के पास में ये एक नई क्रैब की प्रजाति पाई गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, स्यूडोहेलिस एनामलाई इसका नाम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जो एनामलाई यूनिवर्सिटी है ना, इसी के नाम के बेसिस पर ही इस नई क्रैब की प्रजाति का नाम भी रख दिया गया है। फिर उसके बाद में जो पूरी रिसर्च टीम थी जिन्होंने साथ में मिलकर काम किया, इस प्रजाति को ढूंढा है, उनके सारे नाम दिए गए हैं। वो चीज़ आपको याद में नहीं रखनी है, वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसा सवाल बन गया था। हाँ देखो, छोटा सा आर्टिकल है लेकिन छोटा सा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो प्रश्न आप लोग नीचे देख रहे हो ये है साल 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो साल 2016 में प्रीलिम्स में पूछा गया था कि हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है एक नई
और डिस्टिंक्ट स्पीशी ऑफ बनाना प्लांट, जो हमारा बनाना का एक नया प्लांट पाया गया होगा उस समय पर, है ना, जिसकी हाइट 11 मीटर्स के आसपास होगी, ऑरेंज कलर का फ्रूट पल्प हो गया, है ना, अगर मतलब उस समय पर ऐसी प्रजाति पाई गई होगी बनाना की, एक नई स्पीशी मिली होगी। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये नई स्पीशी मिली है ना, तो उसको लेकर सवाल ये पूछा गया कि बताओ इंडिया के कौन से हिस्से में उस प्रजाति को डिस्कवर किया गया था। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अंडमान आइलैंड, ऑप्शन 2 अनामलाई फॉरेस्ट, ऑप्शन सी माइकला हिल्स, या फिर ऑप्शन 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अंडमान आइलैंड। ठीक है ना, तो अंडमान आइलैंड्स पर ये पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। चलो बस खाली इतनी चीज़ें, मतलब क्रिस्प वे में नाम और जगह ये ध्यान रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। आर्टिकल के अंदर क्या बात की जा रही है, जो हमारे चीफ्स ऑफ इंडियन हैं, यानी कि देखो इंडिया और फ्रांस, पहले मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यहाँ पर यह है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक अभ्यास हो रहा है, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो रही है, और उस अभ्यास का नाम क्या है, गरुण 7। गरुण 7 नाम का एक अभ्यास हो रहा है दोनों देशों के बीच में। ये कौन सा अभ्यास है, ये है एयर एक्सरसाइज। ठीक है ना, एक नेवी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, एयर एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, बट यहाँ पर ये हमारी कौन सी है, हमारी ये एयर एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या है कि इंडियन जो एयरफोर्स है और जो फ्रांस की एयरफोर्स है, ये दोनों आपस में मिलकर इस अभ्यास को कर रहे हैं। ये अभ्यास चल रहा है कहाँ पर, जोधपुर के अंदर में। ये बात क्लियर हो गई, लोकेशन आप ध्यान में रखना, जोधपुर के अंदर में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के चीफ हैं ना, ये चीफ भी अभी यहाँ पे कल के दिन इन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया है। मतलब अभी तक ये अभ्यास चल रहा था दोनों के एयरफोर्सेस के बीच में, बट कल क्या हुआ, इंडिया के और फ्रांस के जो एयर चीफ हैं, इन दोनों ने भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इस एयरफोर्स अभ्यास के अंदर में, तो फ्रांस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी उनके फाइटर जेट्स हैं वो इसमें अभी शामिल हैं। जैसे फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के जो चीफ है ना, ये बेसिकली इन्होंने अभी क्या किया, IAF जो Su-30 MKI है फाइटर जेट है, उसको यहाँ पर उड़ाया। जो एक्सरसाइज गरुड़ 7 है ना, ये बेसिकली अभी यहाँ को देखने को मिल रहा है, ये एक प्रकार का पहला ऐसा ओकेजन है, एक ऐसा अभ्यास देखने को मिल जाता है जिसके अंदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने पार्टिसिपेट किया है। जो हमारे पास तेजस वाला हेलीकॉप्टर है ना, मतलब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में हमारे पास में प्रचंड देखने को मिल जाता है। इन दोनों ने ही यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, वो बात यहाँ पर बताई गई। क्लियर हो गया। तो पहली चीज़ आर्टिकल से क्या ध्यान रखनी है, गरुड़ 7 जो अभ्यास है, ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होती है, इंडिया फ्रांस के बीच में। ये नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा जो ये 7th एडिशन है, ये कहाँ पर हुआ है, जोधपुर के अंदर, ये ध्यान में रखना है। बस ये ही 2 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों कंट्रीज़ के जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया, तो दोनों ने अलग अलग अपने खुद के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, और इधर से इंडिया ने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। राफेल वगैरह का भी यहाँ पर इस अभ्यास में यूज़ किया गया है। अब एक और पॉइंट, इस अभ्यास से फ़ायदा क्या होगा सर, फ़ायदा ये हुआ कि दोनों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। जो दोनों के एयर फोर्सेस काम कर रही हैं साथ में, इन दोनों को जो यूनिक चीज़ें आती होंगी वो भी यहाँ पर आपस में शेयर करेंगी, है ना। इससे यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो एक अल्टीमेट लेवल पर पहुँचता हुआ नजर आएगा। ये बात आपको आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। क्या ये इनफ रहेगा, इसमें से सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है और कहाँ पर हो रही है ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ और डिटेलिंग्स देता हूँ गरुड़ 7 एक्सरसाइज के बारे में, वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो गरुड़ 7 की बात करेंगे तो बेसिकली एक 7th एडिशन है इस एयर एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया फ्रांस के बीच में होता है। इससे पहले कई एडिशन हो चुके हैं, 1st, 3rd, उसके बाद में 5th एडिशन जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था। इंडिया में कौन कौन से एडिशन हुए थे, 1st, 3rd, 5th एडिशन 2003, 6 और 14 में ये एडिशंस यहाँ पर हुए थे। अभी आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर इंडिया के अंदर जोधपुर में ये एडिशन चल रहा है। इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया, उनके जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसने पार्टिसिपेट किया। भारत की साइड से यहाँ पर Su-30 MKI, राफेल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हुआ। तो इन सब चीज़ों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था, तो उससे घबराना नहीं बिल्कुल भी। आगे आते हैं।
अब बात यह है कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो इंपॉर्टेंस यही होगा कि जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है ना। दोनों यहाँ पर अपने आपस में जो यूनिक नॉलेजेस हैं उनको यहाँ पर वो शेयर करेंगे, अपने बायलैटरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसमें कोई यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। देखो हम लोग बात करें इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज के बीच में, है ना। तो अब उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं, वो ध्यान रखना। एक आपको वरुण एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, ठीक है ना, ये नेवल एक्सरसाइज है। शक्ति एक्सरसाइज आर्मी एक्सरसाइज है। डेजर्ट नाइट 21 एयर एक्सरसाइज है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई थी। लेकिन अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको एक चार्ट देता हूँ। ये चार्ट मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये 15 एक्सरसाइज आपने ध्यान में रखनी है। ये 15 एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज हैं जो कि यहाँ पर पिछले 1 साल के अंदर न्यूज़ में बनी हुई हैं। जैसे कि ये सारी की सारी एयर एक्सरसाइज हैं। कौन सी? एयर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूके के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? इंद्रधनुष। इंडिया म्यांमार के बीच में टेबल टॉप। इंडिया सिंगापुर के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इंडिया फ्रांस के बीच में गरुण, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन करा ही है। इंडिया ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज। इंडिया जापान के बीच में शिन्यू मैत्री। इंडिया यूएस के बीच में कोप इंडिया। इंडिया रशिया के बीच में एविया इंद्रा। देन उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेड फ्लैग नाम की एक्सरसाइज होती है यूएसए के साथ में। पिच ब्लैक होता है ऑस्ट्रेलिया की साइड में। ब्लू फ्लैग नाम की एक्सरसाइज होती है जहाँ पर इजराइल, यूएस, ग्रीस, पोलैंड, जर्मनी, उसके बाद इटली और इंडिया रहता है। देन उसके बाद में सियाम भारत, थाईलैंड और श्रीलंका के साथ में होती है। देन उसके बाद में डेजर्ट ईगल 2 यूएई के साथ में। गगन शक्ति आईएफ इंडियन एयरफोर्स होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आयरन फर्स्ट, ये भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज जो कि यहाँ पर रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई थी, जिसके बारे में आप लोग पता मतलब कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। कौन कौन से देशों के साथ में होती है ये आपने क्लियर हो गया। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल संबंधित है उत्तराखंड डे से। तो आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर का होता है उत्तराखंड डे। 1 नवंबर को कौन सा डे होता है, कौन से स्टेट का होता है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना, हमने रिसेंटली पढ़ा भी था। तो आज है उत्तराखंड फाउंडेशन डे। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यहाँ पर उत्तराखंड एक राज्य बनकर आया था। कैसे बना था? उत्तर प्रदेश से निकलकर यहाँ पे ये राज्य बना था। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड बनकर आया। अब बात करेंगे इसका इतिहास क्या रहा है। तो उत्तराखंड यहाँ पर बना था कैसे कि देखो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे उत्तर प्रदेश के, वो अलग हो गए और वो अलग होकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा उत्तराखंड बनता है। उत्तर प्रदेश के जो खासकर नॉर्थ वेस्ट वाले साइड वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो सब कंबाइन होकर उत्तराखंड बन जाता है। और ये भारत का 27वां राज्य था। उत्तराखंड का मतलब अगर हम संस्कृत में बात करें तो नदन सिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। उत्तराखंड को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ गॉड्स, है ना, भगवानों की धरती, या फिर आप देवभूमि बोल सकते हो। लैंड ऑफ गॉड्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। 4 धाम यात्रा भी यहीं पर की जाती है, ठीक है ना। उत्तराखंड सराउंडेड है कुमाऊं हिल्स से। यहाँ पे कुमाऊं हिल्स देखने को मिलेंगे। ग्रेट हिमालयास, गढ़वाल हिल्स, शिवालिक हिल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड का स्टार्टिंग में जो नाम था वो था उत्तरांचल। जब ये उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था ना तो उत्तरांचल इसका नाम था, है ना। लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो बदल दिया गया साल 2007 में। उत्तरांचल से बाद में इसका उत्तराखंड नाम रख दिया गया था। ये जो स्टेट है पूरा यानी उत्तराखंड, ये कौन कौन से एरिया से सराउंड करता है, इसके आसपास कौन कौन से रीजन होते हैं? तो यहाँ पे आता है तेराई रीजन, देन हिमालयास, देन भाबर। देन बताया गया यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे पिलग्रिमेजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मतलब घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे पवित्र स्थल आपको देखने को मिलेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। इन चारों प्लेसेस को 4 धाम की तरह देखा जाता है। मैंने आपको बताया ये छोटा 4 धाम है और एक होता है 4 धाम वो हमारे देश के कोने कोने में। अच्छा, वो कौन कौन से एरियाज है, वो कौन कौन से टेम्पल्स है जो कि 4 धाम के अंदर में आते हैं, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट, ठीक है ना। अब इतने सारे टेम्पल्स होते हैं, छोटा 4 धाम भी यहीं पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। अब उत्तराखंड के आसपास नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से, यानी इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं जो कि इसके साथ में बॉर्डर्स को साझा करते हैं? तो उसमें आता है नेपाल, तिब्बत, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये बेसिकली इसके नेबर स्टेट्स हैं, कंट्रीज बोल रहा हूँ, सॉरी। देन अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे देखो जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है वो एक तरीके से अलग अलग रीजन में देखने को मिलेगी। क्योंकि उत्तराखंड के मैप को देखोगे तो एक कुमाऊं वाला रीजन हो जाता है, एक गढ़वाल वाला रीजन हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, ये रहा उत्तराखंड एग्जैक्टली। यहाँ पर ये कुमाऊं वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, इधर यहाँ पर गढ़वाल वाला रीजन, इधर देहरादून और इधर हरिद्वार दिख रहा होगा। ये कुछ रीजन्स आपको नज़र आते हैं अलग अलग।
तो इस राज्य में दो जियो कल्चरल रीजन्स देखने को मिलते हैं, एक तो कुमाऊं हो गया और एक गढ़वाल हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो कुमाऊनी, राजपूत, गढ़वाली, गुज्जर ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब ये सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। उसका जो मेजोरिटी ऑफ पीपल आपको इस राज्य में देखने को मिलते हैं ना, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज वाले देखने को मिलते हैं, मतलब ये भाषा बोली जाती है। उसके बाद में वो लोग नेपाली, पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये भी बोलते हैं। और हिंदी बेसिकली यहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इस पर्टिकुलर स्टेट की, ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। पॉपुलेशन की बात हो गई। अब बात करें उत्तराखंड के नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ की, तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गोविंद नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में था। राजाजी नेशनल पार्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। देन गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उसके बाद असन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बिसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स वो हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। बाकी नदियों की बात करें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि उत्तराखंड से निकलती हैं, मतलब फेमस नदियां की बात कर रहे हैं, तो उसमें है गंगा, काली, यमुना, टोन। ये आपको चारों बहुत फेमस नदियां देखने को मिलती हैं जो कि उत्तराखंड से गुजरती हैं, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर डिटेलिंग से आपने पढ़ ली, क्योंकि चाहे नदियों को लेकर प्रश्न पूछ लो, चाहे किसी फेमस चीज़ को लेकर प्रश्न पूछ लो, कौन से राज्य से वो कार्व्ड आउट हुआ है ये लेकर पूछ लो, ऐसे सवाल कई सारे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। और यूपीएससी के अंदर भी कभी कभी ऐसे सिंपल सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से संबंधित पूछा गया था, आपको याद होगा, क्योंकि नवंबर के मंथ में ही छत्तीसगढ़ का भी एक फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन होता है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं और पहले भी कैसे बने हैं। तो बात क्या की जा रही है, यूएस और बेल्जियम, ये दोनों देश आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया से प्रश्न पूछ रहे हैं किस चीज़ को लेकर, सीएए को लेकर, है ना। सीए यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, हेट स्पीच को लेकर, यानी इन टॉपिक को लेकर ये दोनों देश भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कल एक मीटिंग होने वाली है, कौन सी मीटिंग होने वाली है, ह्यूमन राइट काउंसिल की। अब ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग से पहले ही एडवांस में ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एडवांस में यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे देशों ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन को लेकर। उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर मानव का जो अधिकार है उसका बहुत ज़्यादा हनन किया जा रहा है, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उनके पास में फ्रीडम नहीं है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर इन देशों ने बोली हैं। तो आप देखोगे ना, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे भारत के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत बहुत सारे एनजीओज़ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए। तो ये कुछ यहाँ पर मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं, किस किस के थ्रू, यूएसए के थ्रू और साथ ही साथ बेल्जियम के थ्रू, ठीक है ना। और बोला गया ये कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं। अभी जो पूरा डिस्कशन चलेगा ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर है, वो इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। तो कल ये मीटिंग यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है ना। एडवांस क्वेश्चन जो सबमिट करे जाते हैं उसी एडवांस क्वेश्चन में यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया से पूछी गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यूएसए ने भी कई सारे सवाल पूछे हैं। यूएसए ने यहाँ पर हाईलाइट किया कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हेट स्पीच देखने को मिलती है, यानी कुछ ऐसी भाषाएं बोल दी जाती हैं किसी ना किसी इंसान के थ्रू जो कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई करवा देती हैं। उसके बाद में इंटरनेट शटडाउन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे कर्नाटका के अंदर एक हिजाब कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर यूएसए ने अपना कंसर्न दिखाया है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इंडिया से प्रश्न पूछते हैं, क्या इंडिया यहाँ पर इन चीज़ों को सही कर पाएगा, है क्या इंडिया यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर टैकल कर पाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर में ये बोलते हैं, यानी यूएस बोलता है कि देखो जो जर्नलिस्ट हैं और भी यहाँ पर जो बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, उनके पास में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनके पास में जो बाकी सारा फ्रीडम है, मतलब अपने आप को प्रॉपरली खुलकर बोलने का जो उनके पास में हक है, उस चीज़ का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है भारत के अंदर, ऐसा यहाँ पर यूएस बोलता है। और आप देखोगे मंगलवार तक यूएस, यूके, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, जर्मनी, लिechtenstein, देन उसके बाद में स्लोवेनिया, इन सभी देशों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल ऐड कर दिए हैं एडवांस में भारत के ऊपर, इसी ह्यूमन राइट वॉयलेशन को लेकर। फिर बोला गया इंडिया के अंदर यूएपीए, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को बेफालतू में अरेस्ट कर लिया जाता है, ऐसा यहाँ पर ये लोग मेंशन करते हैं। तो क्या इंडिया इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो कल देखेंगे मीटिंग के अंदर आखिरकार क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी तो सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग करी गई है,
ठीक है। तो अब इस आर्टिकल को हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट ह्यूमन राइट काउंसिल, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पोर्शन होगा इस आर्टिकल का वो होगा आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो, ठीक है ना। फिर तीसरा यहाँ पर जो चीज़ तीसरा जो पार्ट होने वाला है इस आर्टिकल का वो है हेट स्पीच। ये 3 चीज़ें इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। चलो फिर फटाफट करते हैं डिस्कस, देरी किस बात की। पहले ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी सरकारें आपस में मिलकर साथ में काम करती हैं। तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन के ही सिस्टम के अंडर में आती है। इसका काम क्या है? ह्यूमन राइट काउंसिल नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है जो मानव के अधिकार होते हैं, ह्यूमन के राइट्स होते हैं दुनिया भर में, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का ये काम करता है। फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये बनता कैसा है, ये देखो, ये जो काउंसिल है ना, इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 2006 में। उसके बाद में होता क्या है, ये इसने जैसे यहाँ पर ये ह्यूमन राइट काउंसिल बनकर आया, इसने पुराना वाला जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था उसको रिप्लेस कर दिया। पहले मानव के अधिकारों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये वाली बॉडी हुआ करती थी, लेकिन इस बॉडी को ख़त्म कर कर अब हमारे पास में ह्यूमन राइट काउंसिल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। मेंबर्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इसके मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू ही। ये बात क्लियर हो गई। नाउ यहाँ पर मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो भी यहाँ पर ये 47 यानी 47 के आसपास इसके मेंबर्स हैं ना, वो अलग अलग एरिया से आते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीका से 13 सीट यहाँ पर हैं, उसके बाद में एशिया पैसिफिक से 13 सीट हैं, उसके बाद में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट से 8 सीट हैं, देन वेस्टर्न यूरोप और दूसरे बाकी राज्यों से बाकी 7 सीट हैं, उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप स्टेट से आप देखोगे तो 6 सीट हैं। तो ये अलग अलग एरियाज़, अलग अलग रीजन आपको देखने को मिलते हैं। इन एरिया में जो भी देश हैं उनको यहाँ पर सीट मिली हुई है, इस एरिया से इतनी इतनी सीट हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब मिलाकर 47 मेंबर्स बनते हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर साथ में मिलकर वर्क करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखनी है कि इस ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो 3 साल के लिए सर्व करते हैं। यानी कि सपोज आज यहाँ पर किसी कंट्री को अपॉइंट किया गया ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में, अब वो क्या होगा, 3 साल तक वो इसका मेंबर बना रहेगा। अब 3 साल के बाद सपोज फिर से इलेक्शन होंगे तो वो तुरंत ही यहाँ पर इसका मेंबर नहीं बन जाएगा। इमीडिएटली री इलेक्शन के बाद में आप देख पाओगे तो वो एलिजिबल नहीं है, तुरंत दोबारा से मेंबर बनना एलिजिबल नहीं हो पाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे जो इसका टर्म है, टेन्योर है, वो बेसिकली 3 साल का आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक किसी कंट्री ने 3 साल तक सर्व किया, उसके बाद में यहाँ पर री इलेक्शन हो गए, मतलब एक बार फिर से चलो 3 साल के सर्व कर लिया, लेकिन अब सपोज फिर से इलेक्शन हो रहे हैं तो अब वो दोबारा 3 साल के लिए एकदम से सर्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बार बार उसको उसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा, बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर चांसेस मिलने वाला है। समझ में आ गई बात। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। यूपीएससी ने साल 2009 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के थ्रू कितने सालों के लिए? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर या फिर ऑप्शन डी 5 ईयर। देखो आपके वो मैंने कितनी बार इसके बारे में पढ़ा रखा है, तो करना क्या है, इसका आंसर आज आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है तो फटाफट इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दो। तो हमने इस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट कवर किया, टाइम है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर बात की गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उसके अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया भी था कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। हालांकि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 देशों से जो भी लोग भारत में आए हैं, इन 3 देशों से जो भी लोग भारत में आए हैं, लेकिन वो कौन होने चाहिए? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। अगर इन कम्युनिटी के लोग हैं
और ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत में आए हैं, माइग्रेट करे हैं, तो इनको तो यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि इनको सिटीजनशिप देने के बारे में, भारत की नागरिकता देने के बारे में चर्चा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कही गई है। इसमें मुस्लिम्स को कवर नहीं किया गया है, यह आपने ध्यान में रखना है। इसी वजह से यहाँ पे यूएस और बेल्जियम ने ये यहाँ पर अपना कंसर्न दिखाया है, चिंता व्यक्त करी है कि जो माइनॉरिटी है मुस्लिम्स, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऐसा बात यहाँ पर ये लोग हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। नाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट्स है, अगर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है, तो उनको ये नागरिकता दी जाएगी, वो नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी पर्टिकुलर एक्ट है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त करी गई है ना, बहुत सारे कंसर्न दिखाए गए, ऐसा आप कह सकते हो। बहुत सारे जो कंसर्न है, बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, वो क्या देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एडिटोरियल भी यहाँ पर इसको लेकर पब्लिश हुए हैं। वो सब क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे अपनी दिक्कतों में सबसे पहली दिक्कत ये दिखाते हैं कि सर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहा है, यानी मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिक्कत ये दिखाई जाती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें वहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है हमारा संविधान का, वो बात करता है इक्वालिटी के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट से, तो ये दूसरा कंसर्न दिखाया गया। तीसरा यहाँ पर दिखाया गया डिस्क्रिमिनेशनरी, यानी कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ये जो देश है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से तो बहुत सारे लोग आए ही हैं, लेकिन आप देखोगे श्रीलंका से, म्यांमार से बहुत सारे और भी लोग आए हैं, बहुत सारे और भी रेफ्यूजीज़ हैं। तो आपने उनको इस एक्ट में क्यों नहीं कवर किया, मतलब आपने उनको अलग कर दिया इस एक्ट से, एक भेदभाव कर दिया है। क्योंकि श्रीलंका और म्यांमार से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, हिंदू रोहिंग्या हैं म्यांमार से, श्रीलंका से तमिल कम्युनिटी है, तो इनको भी इंक्लूड करना चाहिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। इसको लेकर यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया गया है, ठीक है ना। फिर उसमें बाद में ये भी बोली गई कि कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ में जो रिलेशंस है उनको हैम्पर कर सकता है, उन रिलेशंस को यहाँ पर एक तरीके से और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। ये बात भी यहाँ पर मतलब एज अ कंसर्न दिखाई जा रही थी। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। क्लैरिफिकेशन के तहत उन्होंने ये बोला कि देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब इंप्लीमेंट हो रहा है ना, तो ये किसी की नागरिकता छीन नहीं रहा है। अगर मुस्लिम सोच रहे हैं कि नागरिकता छीन रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये बात यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई करी थी। देन इन्होंने मेंशन किया कि देखो यहाँ पे कोई भी नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग यहाँ पर नागरिकता के लिए एलिजिबल हो, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति एलिजिबल है, यानी भारत की नागरिकता ले सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, तो आप वैसे भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है नहीं। इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया था। तो ये हो गया इस आर्टिकल का दूसरा पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, दैट इज हेट स्पीच। हेट स्पीच को लेकर मेंस में पहले भी 2-4 बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना। हेट स्पीच की जब हम लोग बात करते हैं तो हेट स्पीच है क्या? देखो हेट स्पीच की बात करें तो जनरली यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के थ्रू बोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुश्मनी फैल जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि इश्यूज एरप्ट हो जाते हैं दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना। यानी एक कुछ ऐसी भाषा बोल दी जाए जिसकी वजह से बहुत सारा वॉयलेंस, बहुत सारी हिंसा छिड़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हेट स्पीच, ठीक है ना। और हेट स्पीच को लेकर बहुत सारी सज़ा वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है। वो क्या क्या सज़ा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले और चीज़ें बता देता हूँ। देखो हेट स्पीच की अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी काफ़ी सारी बातें बोल दी जाती हैं, रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, है ना, रिलीजियस बिलीफ को लेकर। तो कभी कभी यहाँ पर इस बात जो ये बातें बोल दी जाती हैं ना, तो उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, कोई भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब होने लगते हैं, वायलेंस, हिंसा बढ़ने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच कहलाता है। हेट स्पीच के पीछे के बढ़ने के पीछे के कई सारे कारण देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सपोज़ यहाँ पर कोई है व्यक्ति
जो कि काफ़ी रिच है, अपर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या करता है कि अपने से नीचे वाले इंसान को और ज़्यादा कमज़ोर समझता है, उसको और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिटोरेट करता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रूढ़िवादी सोच में बिलीव करते हैं, यार ये तो नीचे है, मेरे से ये नीचे ही रहेगा, ये और वो इस प्रकार की पुराने ज़माने की जो सोच है ना, वो आज के समय पर लागू होती नहीं है। बट फिर भी काफ़ी सारे लोग इस थिंकिंग से जीते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के प्रति कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, और जिससे कि यहाँ पर जो हेट स्पीच है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। ये बात आपने यहाँ पर क्लियर हुई। अब हेट स्पीच के बारे में हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है वो बात पढ़ते हैं। जब आप लोग देखोगे इंडियन पिनल कोड को, तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 153A और सेक्शन 153B जो है ना, ये बात करता है कि मान लो अगर किसी ने हेट स्पीच करी है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 295A भी यहाँ पर हेट स्पीच को लेकर ही डील करता है ना। अगेन यहाँ पर उस पर्सन को पनिशमेंट देने की बात करता है। फिर आईपीसी का ही सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2 भी यहाँ पर यही बात करता है कि कोई भी अगर व्यक्ति हेटरेट फैलाता है किसी दो पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में, है ना, उस हेटरेट से संबंधित, उस नफरत से संबंधित जो भी कंटेंट है वो अगर सर्कुलेट करता है दो ग्रुप्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये तो हो गई सर सारी की सारी बात हेट स्पीच के बारे में। तो आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई होंगी और सवाल बनने के भी काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आपको मैंने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ा रखे हैं, अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज आप लोगों को बहुत सिंपल सी भाषा में समझ में आ जाएगा आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं। देखो, बात ये की जा रही है कि कल एक अमेंडमेंट के बारे में चर्चा की गई थी, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर कुछ बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन जो भी बदलाव हुआ है, तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बदलाव भी मजाक ही बनाया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और कुछ नहीं। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रति आप देखोगे तो बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी कंसर्न दिखाया, अपनी चिंता व्यक्त करी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ना बिल्कुल एक मजाक बनकर रह गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया गया था कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास में फंडिंग आ पाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती नहीं है। सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई रहती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। तो एक मजाक बना के रख दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, इसको लेकर ऐसे काफ़ी सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वही हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। रिसेंटली यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए थे, एक छोटा सा मात्र सा चेंज था, वो चेंज क्या था वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता देता हूँ। यह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये इसका इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा नज़र आता है, ठीक है ना, आपको ऐसा दिखेगा। होता क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का काम क्या है। मान लो आपके पास में पैसा है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो, आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है, कुछ पैसा देना है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो आप पैसा दे सकते हो, वो उसको डोनेशन दे सकते हो। वो डोनेशन कैसे दिया जाएगा, वो डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही दिया जाएगा। यानी कि ये पैसा आप डोनेट कर सकते हो कैसे, बैंक में जाओगे, बैंक में जाने के बाद में जितना भी पैसा आपको डोनेट करना है वो पैसा डोनेट कर दोगे। उसके बदले में मान लो आपने 1000 रुपये डोनेट कर दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। अब 1000 रुपये जब डोनेट कर दिए ना, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपको 1000 रुपये का ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, ठीक है ना। ये आप देखोगे 1000 रुपये का बॉन्ड आपके पास में यह मिल गया है। अब ये जो कागज़ है, जो बॉन्ड है, ये आप लेकर जाओगे और अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी जाकर इसको रिडीम करवा कर जो भी आपने पैसा जमा किया है वो पैसा ले लेगी। ऐसा यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ अलग अलग स्टेप में। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना, हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड में एक नोटिफाइड बैंक को ही चुना जाता है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको केवल और केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो भी डोनर होगा, जो भी यहाँ पर पैसा पे कर रहा होगा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेगा। आपने चेक या डिजिटल पेमेंट कर 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, करोड़ रुपए का, जितने भी रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है वो आपने खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद में बैंक ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, आपने बदले में उसको डिजिटल या चेक के माध्यम से पेमेंट कर दिया। होगा क्या, अब वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो आप लेकर जाओगे और अपने मन पसंदीदा पार्टी को ले जाकर दे दोगे एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर। स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम क्या है, वो है 15 दिन। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना होगा, और इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम करवाना यानी कि बैंक्स में डालकर उससे पैसा भी ले लेना है। अगर ये 15 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है तो फिर यहाँ पर इसका कोई काम होगा नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा है ना, इसमें डेट ऑफ इशू लिख जाएगी और बोला गया है यहाँ पर 15 दिनों तक वैध रहेगा, यानी कि वैलिड रहेगा केवल 15 दिनों तक। 15 दिनों बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसके बाद ना ही आप यहाँ पर डोनेशन वगैरह इसका निकाल पाओगे, यानी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसा यहाँ पर मिलने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नज़र आता है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं ये लिखित में कहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो लिखित में यहाँ पे मिल जाएंगे। एसबीआई से यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लिया जाता है, बॉन्ड्स रिडीम हो पाएंगे, मैंने आपको बता दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड मिलेगा, वो उसके पैसा निकाल पाएगी जब वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी। देखो, एक अकेला व्यक्ति है वो भी इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकता है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे के साथ में मिलकर जॉइंटली वो सब साथ में मिलकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई कब से, तो इसको लॉन्च किया गया था साल 2018 में, ताकि पॉलिटिकल फंडिंग यहाँ पे की जा सके इंडिया के अंदर में, उसको और ज़्यादा साफ सुथरा बनाया जा सके। ठीक है ना, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई। अमेंडमेंट क्या है यहाँ पर कि सर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वैलिडिटी है वो है 15 दिन की, है ना, 15 दिन तक वैलिड रहता है। 15 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाता है और 15 दिन के अंदर अंदर अगर सारा काम नहीं किया गया, ये बॉन्ड देकर उसको रिडीम नहीं करवाया गया, तो फिर वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो बोला गया इसमें एक नया पैरा ऐड किया गया है कि सर 15 दिन का एडिशनल पीरियड डाल दो इसमें, यानी 15 दिन तो वैसे ही वैलिड है, इसमें 15 दिन और ऐड कर दो, 30 दिन का इसको कर दो। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जब इशू करोगे तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 30 दिन तक होनी चाहिए। इसको लेकर एक अमेंडमेंट किया गया। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये बेसिकली यहाँ पर साल में 4 बार देखने को मिल जाते हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं। इनको यहाँ पे टाइम पर अवेलेबल करवाया जाए। टाइम पीरियड ध्यान रखना, बस खाली क्या बात की जा रही है, 15 से बस खाली एडिशनल इसको 15 दिन और ऐड कर दिया जाए, 30 दिन दे दिए जाएँ। 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी को रखा जाए। अभी 15 दिन की वैलिडिटी है तो जल्दी जल्दी यहाँ पर काम निपट जाता है ना, एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो इसलिए 30 दिन की वैलिडिटी रखी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे प्रॉपरली हो पाए। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, यानी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती हैं, इससे डोनेशन ले सकती हैं, तो वो बात यहाँ पे बोली गई है। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर में रजिस्टर्ड है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर्ड है और उसको पिछले इलेक्शन में जो लास्ट जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके अंदर अगर इसको 1% वोट भी मिला है ना, तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर डोनेशन के लिए वैलिड हो जाती है, वो यहाँ पर डोनेशन ले सकती है। ये सारी बातें आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखने को मिल जाएंगी। यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पे बता दिए गए। ये जो बॉन्ड्स हैं ये काफ़ी अलग अलग रुपए में आते हैं, मतलब 1,000, 10,000, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितने ही रुपए यहाँ पर डोनेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है ना, तो ये बात हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। चलो अब चलते हैं हम लोग फाइनली अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। ना हमारे पास में इकलौता एडिटोरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात की जा रही है, सोलर एनर्जी कैन हेल्प इंडिया अचीव नेट ज़ीरो। जो सोलर एनर्जी है ये भारत की मदद कर सकती है नेट ज़ीरो टारगेट तक पहुंचने में। ये बात यहाँ पर मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ये एडिटोरियल को लिखा गया है। इस एडिटोरियल को लिखा है आर.के. सिंह साहब ने, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। आर.के. सिंह साहब कौन है, इनके बारे में पढ़ सकते हो ताकि आप लोग देख सको कि आप कितना बेहतरीन एडिटोरियल पढ़ रहे हो। आर.के. सिंह साहब खुद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आते हैं और आप कह सकते हो कि जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। ऐसे एडिटोरियल आपको कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिकली जो एडिटोरियल है आपको हिंदुस्तान टाइम्स का देखने को मिलेगा, काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है। आओ अब आपको पता होगा कि मैंने पहले बोल रखा है कि एडिटोरियल के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। चलो उन पॉइंट्स को देखते हैं और उससे पहले हम लोग अपने मेंस के प्रश्न को देखते हैं। ना आपको सारे पॉइंट्स नीचे दिख रहे होंगे, तो है क्या डिस्कशन में आपको समझाता हूँ। पहले उससे आज का मतलब सबसे पहले हम मेंस का क्वेश्चन लेंगे। आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का क्वेश्चन लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, यानी कि देखो हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ रही है, भले ही उसके अंदर एक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे जो सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है हमारी देश की पावर जनरेशन में वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब जिस गति से ग्रो होना चाहिए उस गति से ग्रो नहीं हो रहा है।
हालांकि हमारी जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, हम लोग बहुत सारे सोलर पैनल्स वगैरह लगा रहे हैं, इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन फिर भी जो सोलर एनर्जी है ना, ये हमारे देश के पावर जनरेशन के अंदर में इतना बड़ा योगदान नहीं दे पा रही है, इतना ज़्यादा ये अभी भी ग्रो नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय हैं, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, सोलर एनर्जी के बारे में बताना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको डिस्कस करनी है। और आंसर लिखने के बाद कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिल जाएगा। और जैसे वो चैनल मिलेगा वहाँ पर 36,000 से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को लिख सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आप अपने आंसर को सबमिट करोगे ना, तो कोशिश करना कि एटलीस्ट आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू कर सको। तो जब आप लोग सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा सामने वाले को भी और आपको भी। आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो चीज़ आप सामने वाले को बता भी पाओगे। चलो फाइनली आते हैं डिस्कशन के ऊपर। तो आज का डिस्कशन, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। हाँ, ये रहा, सोलर एनर्जी एंड इंडियाज़ नेट ज़ीरो टारगेट। आर के सिंह साहब के थ्रू इस एडिटोरियल को लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया, देखो दुनिया के अंदर पूरे दुनिया भर में सोलर रेवोल्यूशन आया हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया काम कर रही है कि हम लोग भैया सोलर एनर्जी को डेवलप कर लें, एक रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं। सोलर एनर्जी को क्यों डेवलप करने पर लगे पड़ी है दुनिया भर की कंट्रीज़, उसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग करेंट टाइम पे बहुत सारा पोल्यूशन कर रहे हैं और उस पोल्यूशन से आप कह सकोगे कि हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उस पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज से आप कह सकते हो कि बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें अलग लेवल पर हो रही हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हो पा रही हैं पोल्यूशन से। अब हम लोग बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, जो पावर इस्तेमाल करते हैं, वो पावर बन कैसे रही है? वो बन रही है कोयले को जलाकर। कोयले को जला रहे हैं, वो पावर बन रही है, उसके बाद उस पावर का आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। लेकिन कोयले को जलाने से बहुत सारा प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन हो रहा है। तो उसकी बजाय हम लोग क्यों ना एक रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वही सोलर एनर्जी है। इसमें क्या होगा, जो सन की एनर्जी होगी, सूर्य की जो ऊर्जा होगी, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। तो दुनिया भर की कंट्रीज आज के टाइम पर इसका यूज़ कर रही हैं ताकि वो लोग बाकी पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो सकें। बात यह की जा रही है कि सर सोलर रेवोल्यूशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, फिर भी आप देखोगे ना प्रॉपरली अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है दुनिया भर के अंदर। हालांकि एक कॉमन एनर्जी है जो कि आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पर हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है उस लेवल पर अभी भी ये मामला पहुंचा नहीं है। बहुत सारे देश आप देखोगे जो कि आज के टाइम पर सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, जिसमें इंडिया एक लीडिंग कंट्री निकल कर आता है। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं सोलर एनर्जी के मामले में, हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। हम लोग यहाँ पर आज के समय पर बड़े बड़े सोलर पार्क्स वगैरह लगा रहे हैं, ये आपको पता ही होगा। अब मेंशन ये किया जाता है कि सर देखो जो भी टेक्नोलॉजी है ये सब अपने आप में बहुत अच्छी है, सोलर एनर्जी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अलग बात है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत फेस कर रहा है सोलर एनर्जी के मामले में वो है मैन्युफैक्चरिंग की। यानी कि सोलर एनर्जी के अंदर आपको सोलर पैनल्स चाहिए होंगे और भी बहुत सारी अलग अलग मटेरियल्स चाहिए होता है, यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए होता है उसको बनाने के लिए। लेकिन वो जो कच्चा माल है वो भारत के अंदर बनता ही नहीं है, वो रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर नहीं हो पाती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग अगर हो भी गई है तो हम लोग रॉ मटेरियल पहले मंगाते हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों जैसे चाइना के ऊपर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें मंगाकर, कच्चा माल मंगाकर उसके बाद यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है भारत के पास में। अब मेंशन किया गया कि कैसे जो सोलर एनर्जी है वो भारत के अंदर एक विकास कर सकती है, डेवलपमेंट को आगे प्रमोट कर सकती है। तो डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करेगी? पहला नंबर 1 पॉइंट है जॉब जनरेशन। देखो सोलर एनर्जी के अंदर एक इतना बड़ा पोटेंशियल है, एक ऐसी ताकत है कि वो काफ़ी सारी जॉब्स को, रोज़गार को जनरेट कर सकती है। जो 1 गीगावाट होता है सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, ये कहीं ना कहीं अगर आप इतना एनर्जी जनरेट कर रहे हो तो इससे लगभग 4000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी। इनफैक्ट यहाँ पर सोलर एनर्जी में तो जॉब जनरेट होंगी, उसके बाद यहाँ पर सोलर पैनल्स का ऑपरेशन, इसका मेंटेनेंस करना, इसमें और एडिशनल जॉब्स जनरेट होती रहेंगी इस सेक्टर में, उसको मैनेज करना, इसको मैनेज करना, ठीक ठाक करना। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो नौकरियाँ निकल कर आएंगी। तो पहला तो इस प्रकार से विकास होगा ऐसा बताया गया।
दूसरा यहाँ पर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ना तो आज के टाइम पर इंडिया या फिर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर जो एनर्जी डिमांड है वो ज़्यादातर कैसे फुलफिल की जाती है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से की जाती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कोयला वगैरह हो गया, इससे जो भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। बट अभी यहाँ पर क्या होगा, जब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी होगा, हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसका विकास भी होगा, क्योंकि हम सोलर एनर्जी से क्या कर रहे होंगे, एनवायरमेंट को बचा रहे होंगे, कोई भी प्रदूषण जनरेट नहीं कर रहे होंगे। फिर एक पॉइंट आता है एनर्जी सिक्योरिटी का। इंडिया देखो यहाँ पर एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इसको ज़रूरत है एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की। देखो भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब हम लोग ग्रोथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना होगा, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा चाहिए हम लोग को। अब इंडस्ट्री लगती है, मैन्युफैक्चरिंग चलती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली 24 घंटे चाहिए, है ना। बिजली आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर चाहिए होती है। जैसे मुंबई के अंदर आपने देखा होगा बहुत कम ही लाइट जाती है, अगर गई भी कुछ टाइम के लिए तो उससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर में। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसमें हम लोगों को जो सोलर एनर्जी है ना ये मदद कर सकता है, एक एनर्जी सिक्योरिटी बन सकता है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कोयले पर डिपेंडेंट है और बीच में आपको पता होगा कोयला ख़त्म भी हो गया था। कोयले का ख़त्म तो नहीं हुआ था, एक तरीके से शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे राज्यों में लाइट बहुत ज़्यादा कट भी रही थी, पावर आउटेज भी देखने को मिल रहा था। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर रिजॉल्व होती हुई नज़र आती है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई है, आगे आते हैं। तो ये तो हमने डिस्कशन किया कि कैसे सोलर एनर्जी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब बात करते हैं कि सोलर एनर्जी से संबंधित भारत के अंदर क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है वो है हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। पहली दिक्कत यही है कि इंडिया अभी भी बहुत सारे देशों के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है सोलर मॉड्यूल्स के लिए। जो भी सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर चाइना से ही ले रहे हैं। तो अगेन इंडिया के पास में खुद की अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग सोलर वेफर को बना सकें, पॉलीसिलिकॉन को बना सकें, जिससे हम सोलर पैनल बना पा रहे हैं, क्योंकि सोलर पैनल होगा तभी बिजली का उत्पादन हो पाएगा, और सोलर पैनल नहीं है तो किस बात की फिर सोलर एनर्जी। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही उसी को लेकर हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाती है। साल 2021-22 का डेटा देखोगे तो भारत ने लगभग $76.62 बिलियन का जो सोलर सेल्स है और मॉड्यूल्स है ये केवल और केवल चाइना से ही इंपोर्ट किया था। बाकी और जो दूसरे देश हैं उनसे इंपोर्ट किया वो बात अलग है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है दूसरे देशों के ऊपर। फिर बात आती है लैंड स्कैर्सिटी की, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है सोलर एनर्जी के मामले में कि हमारे पास में ज़मीन की कमी है। अगर आपको सोलर पैनल का पार्क लगाना है बहुत बड़ा, जहाँ से बिजली का उत्पादन करना है, तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा एरिया भी चाहिए होगा उसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर ज़मीन काफ़ी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। एक चैलेंज आपका ये हो गया। फिर आपसे सवाल बन सकता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एक और चैलेंज को लेकर, कौन कौन सी हमारे पास में सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है। देखो एक दिक्कत ये भी है, सोलर पैनल्स जो होता है उनकी जो लाइफ है कोई ज़िंदगी भर की लाइफ नहीं है, 10 साल हद से 15 साल तक वो वर्क करेगा, उसके बाद वो सोलर पैनल बेकार हो जाएगा। अब उसके अंदर सर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, अगर आप उसको एनवायरनमेंट में फेंक दोगे ना तो उससे बहुत सारी जहरीली चीज़ें निकल कर आएंगी, टॉक्सिक गैसेस निकल कर आएंगी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगी, साथ ही साथ में मानव के हेल्थ को भी डैमेज करेंगी। तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि जो सोलर एनर्जी से निकलता हुआ कूड़ा है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, लेकिन ऐसी पॉलिसी हमारे पास में नहीं है। वो बातें यहाँ पर बताई गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नज़र आती है। फिर उसके बाद में आप देखोगे एक्सेप्टेबिलिटी कंसर्न, यानी कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन टेक्निक पहले के कंपैरिजन में बहुत इंप्रूव हो चुकी है। अब हम बहुत आराम से सोलर पैनल्स लगवा पाते हैं, उसका एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी भी हमारे पास में बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट नहीं किया गया इस एनर्जी के बारे में, उनको बताया जाए इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो ही यहाँ पर हम इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो एक चैलेंज आपका ये भी हो गया। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे, मतलब सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो ऐसी आर्टिकल उठाया करो जहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही है ना, उसको थोड़ा सा कम पढ़ा करो।
अब एक बात और आती है, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। हमारा क्या कंक्लूजन हो सकता है, मतलब क्या करें हम जब इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली चीज़ करनी होगी सोलर सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो है आत्मनिर्भर भारत। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, सोलर पैनल को हम लोग बनवा रहे हैं अलग अलग देशों से, उनसे परचेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है। तो क्यों ना ये जो सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये सब इंडिया के अंदर लगा दी जाएं, क्यों ना हम लोग डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आ जाएं। जैसे हम PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाते हैं, वैसे क्यों ना ऐसी स्कीम्स को लेकर आ जाए। यानी कोई भी अगर सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स को लेकर या भी जो भी चीज़ों को लेकर डिज़ाइन को डेवलप करेगा, उसके बदले में उनको इंसेंटिव देगी सरकार, ऐसे हम लोग इसके प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सोलर पैनल्स को प्रोडक्शन के लिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अलग अलग स्कीम्स को चलाना होगा, तभी भारत यहाँ पर आत्मनिर्भर बन पाएगा इस सोलर पैनल्स के मामले में। दूसरा हम काम कर सकते हैं टूवर्ड्स ग्लोबल सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है ना, बेसिकली इंडिया की जो सोलर स्टोरी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे सकती है बहुत सारे देशों को, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है सोलर एनर्जी के मामले में। और इंडिया आज के समय पर आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का जो ग्रुप है ना उसको चला भी रहा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप जो है इसके अंदर 110 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, सिग्नेटरी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। और इस ग्रुप को भारत चला रहा है, भारत ने और फ्रांस ने मिलकर इस ग्रुप को फाउंड किया था। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो सारी कंट्री साथ में मिलकर कुछ एफर्ट्स लगा सकती हैं एक चेंज करने में। तो यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग को एक ग्लोबल एफर्ट चाहिए, दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पर काम कर सकती हैं साथ में आकर। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ चैलेंजेस और कुछ सोल्यूशन, ये हमने डिस्कस किए। बाकी इंडिया क्या क्या कर रहा है सोलर एनर्जी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, तो हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, फिर उसके बाद में किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान हो गया, यानी PM कुसुम जिसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद में आप कह सकते हो कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर सोलर एनर्जी से संबंधित आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल था, अब अपने आंसर को आप प्रॉपरली बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आपको पता होगा एक आर्टिकल रह जाता है थंबनेल वाला। थंबनेल वाला आर्टिकल बेसिकली रेबीज से संबंधित है। पिछले कुछ समय पर रेबीज़ वाले जो केसेस हैं वो बहुत सारे निकल कर आए। इनफैक्ट केरला के अंदर हमने देखा है कि कुत्ते के काटने की वजह से जो रेबीज़ के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट हुए। तो उसी के बारे में पढ़ाना था, पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रेबीज़ के बारे में फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया बेसिकली हॉटबेड है ह्यूमन रेबीज़ के मामले में। मानना कि जो कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं ना वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इन्हीं रेबीज़ की वजह से बहुत सारी मृत्यु भारत में होती भी हैं, है ना। फिर उसके बाद में बताया गया कि आप देखोगे बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं इंडिया के अंदर में। इनफैक्ट इस साल तो सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं। तो रेबीज़ है क्या, तो इसी के बारे में जानना है। देखो इंडिया के अंदर जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। उनकी संख्या 30 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाती है, जिनकी वजह से इंसानों के अंदर रेबीज़ फैलता है। रेबीज़ बेसिकली यहाँ पर एक वायरस आपको देखने को मिल जाता है। ये एक मतलब ये एक रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। वो जो रेबीज़ वायरस है ना उसका जीनस क्या है, लाइसा वायरस जीनस। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रेप्डोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये बेसिकली एक RNA वायरस है, नहीं राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि जानवर यानी कि कुत्ता, बिल्ली या फिर बंदर हो गया, इनके थूक के अंदर ये जो सलाइवा होता है उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें लार में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये जानवर कोई काटता है ना तो काटने का जो घाव बनता है उसमें जो इनका जो सलाइवा है, जो लार है, वो जो रुक जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। इसी की वजह से जो रेबीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट रेबीज़ की चक्कर में देखो यहाँ पे मान लो किसी को रेबीज़ हुआ तो 4 से 2 सप्ताह के अंदर यहाँ पर इंसान की डेथ भी हो जाती है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। इनफैक्ट यहाँ पे बताया गया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम लोग क्या करें, जब भी कुत्ता काट लिया, कोई भी जानवर काट ले, तो उससे उसके अगर रेबीज़ से बचना है तो करना क्या होगा, उस घाव को बहुत अच्छे से धो लो, साबुन से रगड़ कर धो लो, जिसपे जो एक तरीके से सलाइवा वगैरह लगा हुआ है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि अगर वो साफ़ नहीं होगा तो उससे जो रेबीज़ है वो बॉडी के अंदर फैलने के काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं। तो आपने धोकर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक वगैरह लगा लेनी है, जिससे कि आगे वो मतलब फैलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नहीं तो फिर आपको इंजेक्शन वगैरह चाहिए ही होते हैं, और उस इंजेक्शन की मदद से आप यहाँ पर उस रेबीज़ को ठीक कर सकते हो, ठीक है ना।
तो ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। केवल और केवल पढ़ने की काम की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल चुकी होंगी। नाउ अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के सवाल के उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर। इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में साल 2015 में। ये जो अलायंस है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन के सभी मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो इसका उत्तर है आंसर नंबर 1, यानी कि पहला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान साल 2015 में। तो पहला आंसर, जो पहला स्टेटमेंट है, वो आप कह सकते हो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ना केवल यूनाइटेड नेशन के ही मेंबर हैं और भी बहुत सारे ढेरों मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।